तो कंटिन्यू करते हैं केस स्टडी 32 से। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट आप बता दीजिए रिक्वायर्ड टू अचीव जीरो प्रॉफिट। ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जीरो रहे तो लेबर कॉस्ट कितनी रहेगी। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है आपका जो अभी प्रॉफिट है वो 75,000 है। ये हमारी लेबर कॉस्ट है करंट वाली, मान लीजिए एक्स क्वेश्चन के अंदर दी नहीं है इन्होंने, ये एक्स है। इसको माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो 75,000 आया है। अगर ये लेबर कॉस्ट 75,000 से बढ़ जाए तो क्या प्रॉफिट बचेगा हमारा? नहीं, प्रॉफिट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स करंट लेबर कॉस्ट में अगर हम 75,000 ऐड कर दें तो हमारा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। करंट लेबर कॉस्ट हमें पता नहीं है, बस यही चाहिए हमें, ये निकालना है हमें करंट लेबर कॉस्ट। करंट लेबर कॉस्ट के लिए कोई डेटा दिया इन्होंने बस ये दिया है कि लेबर रेट पर आवर 20 रुपीज़ है, 1 घंटे का रेट दिया हुआ है। हमें टोटल आवर्स अगर मिल जाए और मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारा टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी करंट वाली। उसके अंदर हम 75,000 ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें बस नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। लर्निंग इफेक्ट भी दिया हुआ है इन्होंने, लर्निंग कर्व रेट भी दिया हुआ है, तो लर्निंग इफेक्ट के साथ हमें नंबर ऑफ आवर्स चाहिए टोटल। चलो निकालने की कोशिश करते हैं हम। y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b, इससे निकल जाएगा क्या। a हमें दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट को बनाने में इतना टाइम लगता है। x हमें दिया हुआ है, टोटल पार्ट्स 56 है, 256। b हमें दिया हुआ है, b नहीं दिया हमें, तो कैसे निकालें, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लग पाएगा। तो चलो देखते हैं हम। इन्होंने बोला है कि हमने टोटल 256 पार्ट्स बनाए हैं और लर्निंग रेट हमारा 90% है। हम देख सकते हैं कि ये लर्निंग रेट कितनी बार अप्लाई हुआ होगा 256 पार्ट्स पर। देखो फर्स्ट पार्ट पे अप्लाई होता है, फिर सेकंड पर अप्लाई होता है, फिर फोर्थ पर होता है, फिर 8 पर होता है। हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, जब प्रोडक्शन डबल होता है तब लर्निंग रेट अप्लाई होता है। तो हम निकाल सकते हैं 256 पार्ट्स पर कितनी बार लर्निंग रेट अप्लाई हुआ होगा। 256 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा हमें कितनी बार अप्लाई हुआ होगा। जब ये 1 हो जाएगा 256 को हम डिवाइड करते जाएंगे, 256 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी बार अप्लाई हुआ है। ये 8 आएगा, 8 टाइम्स। आप करके देख लेना, 256 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 टाइम्स हमें करना पड़ेगा। तो हमें समझ में आ गया कि 8 टाइम्स ये रेट अप्लाई हुआ है। देखो फर्स्ट प्रोडक्ट को हमें बनाने में लगता है 112.5 आवर्स। सेकंड प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 90%, इसका 90%। फिर फोर्थ प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? इसका 90%। इस तरह से हम 0.9 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 0.9 से 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 टाइम्स, और ये आ जाएगा 48.43। ये एवरेज रेट आ गया एक प्रोडक्ट का अगर हम 256 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो। या फिर आप ऐसे कर लो, 112.5 मल्टीप्लाई हमने इसको किया 0.9 से। लर्निंग रेट ये है ना, बट ये लर्निंग रेट अप्लाई कितनी बार हुआ है? 8 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 48.43। एक प्रोडक्ट के आर्स आ गए। ये हमने मल्टीप्लाई किया 256 प्रोडक्ट से, तो टोटल आर्स, नंबर ऑफ आर्स आ जाएंगे 256 प्रोडक्ट्स के। यहाँ मैंने कैलकुलेशन की हुई है। देखो 256 प्रोडक्ट्स के लिए आर्स आए हैं 12398.08 आर्स। और 1 घंटे के हम कितने पैसे देते हैं लेबर को? 20 रुपीज़। तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आएगी हमारी? ये नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20, 247,961.60, ये हमारी करंट वाली लेबर कॉस्ट आ गई है। अगर हम इसमें 75,000 और ऐड कर दें तो हमारा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट वाला प्रॉफिट हमारा 75,000 है। इन्होंने यही बोला है कि प्रॉफिट ज़ीरो करने के लिए लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी, तो इसमें 75,000 ऐड कर देते हैं, आ जाएगा। 75,000 हमने इसमें ऐड किया, ये रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट आ गई जो हमसे पूछी है, 322,961.6। ये आंसर है 1। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है? एवरेज टाइम आप बता दीजिए पर पार्ट रिवाइज्ड वाला बेस्ड ऑन MCQ1। अब MCQ1 में कुछ चेंजेस हुए हैं। MCQ1 में उन्होंने बोला था कि आप रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट निकाल के दे दीजिए। रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट ये आ गई हमारी। देखो पिछली बार हमने पर पार्ट निकाला था ना, एवरेज टाइम ये आया था एक प्रोडक्ट का। उसके बाद हमने 256 प्रोडक्ट का निकाला तो टोटल टाइम ये आ गया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया रेट से, टोटल लेबर कॉस्ट आ गई। अब उन्होंने बोला है कि इस लेबर कॉस्ट के बेसिस पे आप ये वाला टाइम निकालो, न्यू वाली लेबर कॉस्ट के बेसिस पे। तो रिवर्स कैलकुलेशन मांगी बस हमसे, और कुछ नहीं। तो देखो हमारे पास लेबर कॉस्ट
322961.60 इतनी है, ये रुपीज़ में है, और 1 घंटे में 20 रुपीज़ हम देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हम निकाल सकते हैं इसके बेसिस पर। हाँ, इसको 20 से डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए हमारे, ये 16148.08 आवर्स। ये 250 प्रोडक्ट्स के लिए है। क्या हम एक प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं? डिवाइड बाय 256, एक प्रोडक्ट का आ गया 63.08। बस यही पूछा है हमसे, आंसर इज 3। उसके बाद क्या पूछा है? जो हमारी सिचुएशन चेंज हुई है उसकी वजह से चेंज इन लर्निंग रेट कितना आया है। पहले हमारा लर्निंग रेट कितना था? 90%। अब सिचुएशन चेंज हुई है, मान लो कि उसकी वजह से रेट आ गया अब 95% लर्निंग रेट, न्यू वाला। तो चेंज कितना हुआ? 5। और इसकी परसेंटेज अगर हम निकालें 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी आएगा वो परसेंटेज हमसे पूछी है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में परसेंटेज दी हुई है ना, तो वो चेंज परसेंटेज इन्होंने पूछा है। अब हमें बस क्या चाहिए? ओल्ड वाला लर्निंग रेट हमारे पास है, न्यू वाला लर्निंग रेट हमें चाहिए बस। लर्निंग रेट कैसे निकल सकता है? देखो, बी होता है ना लर्निंग कोएफिशिएंट, इसका फॉर्मूला होता है log r डिवाइडेड बाय log 2। इसके अंदर ये लर्निंग रेट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से निकल सकता है। देखो यार, इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा log सीखना पड़ेगा। log पर आते हैं एक बार। ये log की कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से जो हम log कैलकुलेट करते हैं आपको आता होगा। ऑन किया हमने, बेस अंडर रूट के 12 टाइम्स -1 और m प्लस करके रख दिया। उसके बाद x लिया। देखो log x का मतलब क्या होता है? ये बेस हिडन होता है, बेस अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ पर 10 मानेंगे इसको, ये हिडन होता है, दिया नहीं होता है। log x का मतलब होता है log 10, बेस में 10 और ये x, ये मीनिंग होता है इसका। तो पहले हमने ऑन किया, बेस लिया मीन्स ये 10, और उसके बाद अंडर रूट 12 टाइम्स -1 m प्लस करके रख दिया इसको। उसके बाद x लिया, अंडर रूट 12 टाइम्स -1 और डिवाइडेड बाई इससे किया, मीन्स जो हमने m प्लस करके यहाँ पर रखा था ना वो mrc के अंदर हमारे पास सेव होगा, तो डिवाइडेड बाई mrc इक्वल्स टू ये log की वैल्यू आ गई। ये log 40 अगर आपने लिया होगा, log 40, तो यहाँ पर बेस में 10 होगा। इसको आप अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आ जाएगा, देख लेना एक बार। उसके बाद ये 3 चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको। log a इंटू बी का क्या मतलब होता है? log a प्लस log b। log a बाय बी का क्या मतलब होता है? log a माइनस log b। log a की पावर b का क्या मतलब होता है? ये पावर यहाँ पहुँच जाती है इंटू में, b इंटू log a। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद सॉल्व करके देखते हैं हम, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। इससे हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास y भी है रिवाइज्ड वाला, a तो सेम ही रहेगा, जो फर्स्ट यूनिट को बनाने में टाइम लगता है वो सेम ही रहेगा। x टोटल प्रोडक्ट्स 256 है, b नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमने b का फॉर्मूला लगाया log r डिवाइड बाय log 2, ये हमने पावर में रख दिया। इसको हम इधर लेकर आए, इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर 0.5607 बचा। अब दोनों साइड हमने log लिया, log 0.5607 log 256 और पावर में log r डिवाइड बाय log 2। अब देखो हमने देखा था ना log a की पावर b क्या होता है? ये b यहाँ पहुँच जाता है इंटू में, ये ऐसे बन जाता है b इंटू log a। अब आप इसको log a की पावर b, ये ऐसे है, तो ये जो पावर में है ना ये सारा यहाँ पहुँच जाएगा, मीन्स ये ऐसे बन जाएगा। ये जो पावर में वो यहाँ आ गया, log r डिवाइड बाई log 2 मल्टीप्लाई बाई log 256। अब हमें ना log 2 और ये log 256 इसकी वैल्यू निकालनी है बस हमें। बाकी दोनों साइड हमें log छोड़ना है यहाँ पर। क्यों छोड़ना है हमें? ताकि हम एंटी log लें बाद में जाके और ये log से log खत्म हो जाए। हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सिर्फ इसको छोड़ दो। फिर क्या होगा, दोनों साइड हम एंटी log लेंगे तो एक साइड एंटी log बच जाएगा, दूसरी साइड से log खत्म हो जाएगा। तो हमें दोनों साइड log को बचा के रखना है। इसकी वैल्यू हम नहीं निकालते, इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये दो log वाले बच जाएंगे। इसकी हमने वैल्यू निकाली log 2 की, ऊपर जो तरीका देखा था उस तरीके से 0.301, और इसकी वैल्यू आई 2.409। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे तो 8 आ जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय log r, हमने देखा था ना log a की पावर b, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये b यहाँ पर आ जाता है इंटू में, b इंटू log a, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है b इंटू log a, ऐसे मान लो इसको। तो ये 8 को हम यहाँ ऊपर पहुँचा सकते हैं ना पावर में, r की पावर 8, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। हाँ, तो देखो इसको ऐसे लिख दिया हमने log r की पावर 8,
वहाँ साइड में ये चल ही रहा है। अब हम दोनों साइड एंटी लोग लेंगे। आपको पता है एंटी लोग अगर हम लेते हैं तो उससे लोग कट जाता है, तो ये दोनों साइड से लोग कट गया। आर की पावर 8 इक्वल्स टू 0.5607। अब हम निकाल ही सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर और अंडर रूट में 8.5607। ये आपको निकालना आता ही होगा। जैसे हम पावर कैलकुलेट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं। पावर में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अंडर रूट करते हैं 12 टाइम्स, -1 और इनटू पावर करते हैं हम। बस यही चेंज होता है इसके अंदर। अगर हम अंडर रूट निकाल रहे हैं तो इनटू की जगह हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई ये, बस इतना ही फर्क होता है। बाकी पावर की तरह निकलता है ये भी। ऊपर तरीका मैंने दिया था, आप देख लेना एक बार, रिवाइज करना हो तो। देखो मैंने वहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। ये जो पावर वाला तरीका होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, बट डिवाइडेड बाय होगा अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर रूट। बस इतना ही है। तो ये 93.02 आ गया, रिवाइज्ड वाला रेट आ गया है। रिवाइज्ड रेट, हमारा ओल्ड वाला रेट कितना था, 90%, मीन्स 3.02 का चेंज आया है। ये 3.02 90 का कितने परसेंट होता है, 3.36%। यही हमसे पूछा था, 3.36%। नेक्स्ट केस स्टडी, क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्या पूछा है, एफओबी प्राइस आप बता दीजिए किट का। हमने कोई किट इंपोर्ट की है, उसका एफओबी प्राइस पूछा है। एफओबी प्राइस साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है $2040 और एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ है $1 का 55। तो $2040 मल्टीप्लाई बाय रेट, ये आ जाएगा 1/12,200। ये हमारा एफओबी प्राइस है, ये आंसर दिया हुआ है 1/12,200। उसके बाद क्या पूछे, कॉस्ट आप बता दीजिए किट की कंपनी आईएनसी के लिए। कंपनी आईएनसी कौन है, ये सेलर है, उसको कॉस्ट क्या पड़ी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी है कि कोटेड प्राइस जो है किट का, उसके अंदर 25% मार्जिन इंक्लूड है ऑन कॉस्ट टू कंपनी आईएनसी। कंपनी आईएनसी सेलर है, इसने 25% मार्जिन ऐड करके हमें दिया है। ये जो कोटेड प्राइस है ये 125% है, ऐसा हम कह सकते हैं, कॉस्ट का 125%। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 125% से, तो कॉस्ट निकल कर आ जाएगी 89760। सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद पूछा लैंडेड कॉस्ट आप बता दीजिए। लैंडेड कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस अदर ओवरहेड्स, ये लैंडेड कॉस्ट होती है। देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन केस स्टडी से हमें मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने दिया है कंपनी आईएनसी विल प्रोवाइड कंप्यूटर टेक विद किट्स, और आगे इन्होंने बोला है कि इसकी जो सप्लाई है, जो हमने प्रोवाइड किया है इनको, इसकी सप्लाई एफओबी प्राइस का 50% है, और यही सप्लाई हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। इनके लिए सप्लाई है, हमारे लिए प्रोडक्ट कॉस्ट है। और हमारा एफओबी प्राइस कितना था, 1/12,200। इसका 50% अगर हम कर दें तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, जो आएगी 56,100। ये आ गई। हमें क्या क्या चाहिए था, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट अगर कुछ है तो, कस्टम ड्यूटी अगर है तो, अदर ओवरहेड्स अगर हैं तो देखो कॉस्ट हमने निकाली 56,100। इसके अंदर हम शिपिंग चार्जेस को ऐड करेंगे। शिपिंग चार्जेस कहीं दिए होंगे, यहाँ पर, यहाँ दिया है इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यही है शिपिंग चार्जेस, 2000 दिया है, ये 2000 हमने ऐड किया, 58,100 आ गया। अब कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे इसके ऊपर। कस्टम ड्यूटी दी है कहीं, हाँ यहाँ पर दी है। इन्होंने बोला कि 200 वैसे नॉर्मली लगती है, बट आपको कंसेशनल रेट प्रोवाइड किया गया है 40% का, तो हमें तो इसी से मतलब है ना, 40% हमने कस्टम ड्यूटी लगा दी इस पर। ये 81,340 आ गया। एक बार देख लेते हैं कुछ और भी है क्या। ये क्या दिया इन्होंने, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है आपका, इससे कोई मतलब नहीं है। कोटेड प्राइस, ये 25% मार्जिन, इससे कोई मतलब नहीं है। मटेरियल सप्लाईज टू बी ऑब्टेन्ड इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर हम कुछ सप्लाई ऑब्टेन करेंगे। एक तो हमने किट मंगाई है फॉरेन कंपनी से, कुछ इंडिया से हम मटेरियल ऑब्टेन करेंगे। ये टोटल सब कुछ मिला के हम एक सुपर कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं है। उन्होंने किट का लैंडेड प्राइस पूछा है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। 50% ऑफ वैल्यू जो लोकली हमने अरेंज की है, 50% ऑफ वैल्यू जो हमने लोकली अरेंज की है, उसका 50% स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट ऑफ असेंबली इतनी आनी है, उससे मतलब नहीं है। हमने किट मंगवाई, उसके बाद कुछ इंडिया से हमने मटेरियल परचेज किया, इन सबको असेंबल करने में कुछ कॉस्ट आई, और ये सारी कॉस्ट मिला के सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट बनी। तो हमसे सिर्फ इसका लैंडेड प्राइस पूछा है, असेंबली से हमें मतलब नहीं है। तो इतना ही था, लैंडेड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन यही थी।
हमने ये सारी यहाँ पर ऐड कर दी, ये 81340 आया, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, रॉयल्टी पेमेंट आप बता दीजिए पर कंप्यूटर। रॉयल्टी की बात देख लेते हैं क्या चल रही है केस स्टडी के अंदर। इन्होंने बोला है जो सेलर कंपनी है हमारी कि आप हमें 10% रॉयल्टी पे करोगे सेलिंग प्राइस पर, बट इसमें से ना कुछ आप रिड्यूस कर देना। एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप रिड्यूस कर देना, और दूसरा जो आपने इंपोर्ट की है किट उसकी वैल्यू रिड्यूस कर देना, उसकी कॉस्ट जो हमने निकाली थी ना 81340, वो कॉस्ट आप रिड्यूस कर देना, और स्टैंडर्ड कॉस्ट की जो कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स हैं उसको रिड्यूस कर देना। कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या है, ये 50% ऑफ वैल्यू जो हमने अरेंज की है इंडिया से, उसका 50% स्टैंडर्ड आइटम्स की कॉस्ट है। हमने जो सप्लाईज इंडिया से ऑब्टेन किया है वो 150% ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई है। अब कॉस्ट ऑफ सप्लाई क्या है, हमने देखा था ना यहाँ पर हमारी सप्लाई निकल कर आया था 56,100, है ना, FOB प्राइस का जो 50% था, तो ये 56,100 सप्लाई निकल कर आया। इस सप्लाई के अंदर इनका प्रॉफिट भी तो है, देखो इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ है 125% ऑन कॉस्ट। इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 150% आपको लेना है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी इसकी, 56,100, ये 125% है, कॉस्ट निकल कर आ जाएगी यहाँ पर हमारी, ये मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, कॉस्ट निकल कर आ गई 44,880। इसका 150% लेना है, इसकी 150% वैल्यू जो है वो हमने इंडिया से ऑब्टेन किया है। और ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमने इंडिया से ऑब्टेन किया है उसका 50% कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स है जो हमें सेलिंग प्राइस से लेस करनी है रॉयल्टी पे करते टाइम। तो इसका 150% हमने निकाला, इंडिया से जो हमने ऑब्टेन किया है वो वैल्यू आ गई, इसका 50%। अब इसका अगर हम 50% निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स आ जाएगी, वो ये आई 33,660, ये हमें माइनस करना है। तो सेलिंग प्राइस में से हमें दो चीज़ें माइनस करनी है, एक तो 33,660 और अपनी जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट थी वो माइनस करनी है, जो हमने किट मंगवाई थी ना उसकी कॉस्ट। तो देखते हैं एक बार कैलकुलेशन कैसे होगी। अब देखो हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, हमें सिर्फ कॉस्ट पता है। हमने ये वाली कॉस्ट ली जो इम्पोर्टेड किट की कॉस्ट थी, और जो हमने इंडिया से मंगवाया था उसकी कॉस्ट ली हमने, और उसके बाद बाकी कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन से देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर कोई हमने टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया हुआ है 8 लाख कंप्यूटर बनाने का, हम जो निकाल रहे हैं अभी कॉस्ट वो पर कंप्यूटर की निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी फ़ी हमारी 8 करोड़ थी, और 8 लाख कंप्यूटर बनाने के लिए ये 8 करोड़ फ़ी गई है। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए कितनी फ़ी गई होगी, 100 रुपीज़। चलो 100 रुपीज़ तो ये टेक्नोलॉजी फ़ी आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ असेंबली आएगा हमारा 8,000 पर कंप्यूटर ही निकाल रहे हैं ना, तो 8,000 तो ये वाली हमारी कॉस्ट ऑफ असेंबली आ गया, प्लस 100 रुपीज़ हमारी टेक्नोलॉजी फ़ी आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस में से ये दो एक्सपेंस माइनस करेंगे, और जो भी आएगा उसका 10% रॉयल्टी पे कर देंगे। अब सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। एक चीज़ आप ध्यान देना, ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, कॉस्ट, और इस पर थोड़ा प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट प्रॉफिट की परसेंटेज हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है। देखो क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट परसेंटेज दी है ना वो सेलर कंपनी की दी है, रॉयल्टी कौन पे करेगा, बायर कंपनी। बायर कंपनी की प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दी है। लेकिन देखो एक चीज़, अब नेक्स्ट MCQ में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कीजिए। MCQ 5 में इन्होंने क्या बोला है कि आपका प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस रहेगा। 20% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, 25% ऑन कॉस्ट। तो उन्होंने ये परसेंटेज जो है प्रॉफिट की यहाँ दी हुई है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से हमें लेनी है। अगर यहाँ पर भी नहीं दी होती, कभी कभी ऐसा हो जाता है केस स्टडी में कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो नहीं दी होती, बट नेक्स्ट वाले MCQ में दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दिए। अगर यहाँ पर नहीं दी होती तो हम क्या करते, जो सेलर कंपनी का प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट परसेंटेज था वही 25% ऑन कॉस्ट, उसी को मान लेते, और वो और ये सेम ही है।
बट ऐसा एग्जाम में हो सकता है कि डिफरेंट हो, तो आपको ये वाली लेनी है। सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है देख लेते हैं एक बार। सारी कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं। ये वो कॉस्ट है जो लैंडेड कॉस्ट हमने निकाली थी इम्पोर्टेड किट की, और ये इंडिया से जो हमने सप्लाई अरेंज किया था उसकी कॉस्ट। ये असेंबली कॉस्ट हो गई 8000, और ये हमारी टेक्नोलॉजी फ़ी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, और ये रॉयल्टी, रॉयल्टी भी तो हमारा खर्चा है ना, इसको भी तो पे करना है। ये कॉस्ट आने के बाद इस पर 25% प्रॉफिट हमें ऐड करना है, इसलिए हमने 125% ले लिया यहाँ पर 1.25। इससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा, बट हमें रॉयल्टी तो पता नहीं है, इसलिए ये कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते। सिर्फ इसको ऐड करके हमने एक इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया। अब उसके बाद रॉयल्टी देखें हम, रॉयल्टी में उन्होंने बोला था कि सेलिंग प्राइस में से आप दो चीज़ें माइनस कर देना, एक तो कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, और एक कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट, ये दोनों माइनस कर देना, और उसके बाद हमें 10% दे देना। आप अब हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है, यहाँ पर भी हमने इक्वेशन बनाकर छोड़ दी। इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं 0.10 SP, यहाँ पर SP है ना इधर साइड, 11500 प्लस R। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ईजी है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 0.10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये 0.10 SP हो जाएगा। यहाँ पर 0.10 SP पहले से ही है, तो ये जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बाकी इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इक्वेशन में बाई 0.10, उसके बाद आता है ये 0.10 SP 19595.125 R। अब इसमें से अगर इसको माइनस कर दें हम इस इक्वेशन को, ये दोनों तो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो 8095 आ गया, और इसमें से इसको माइनस किया तो 0.875 R आ गया। R की वैल्यू हमारी आ गई 9251, ये रॉयल्टी, यही पूछा था हमसे। अब इसके बाद हम SP भी निकाल सकते हैं ना, इनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर R की वैल्यू अगर हम रख दें, चलो इस वाली में रख देते हैं। देखो 9251, इसकी जगह हमने 9251 वैल्यू रखी, तो SP निकल कर आ गया सेलिंग प्राइस 207510। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, रॉयल्टी, रॉयल्टी हमने निकाल ली 9251, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, ऑलरेडी कैलकुलेट कर आए हम ऊपर। ये देखो सेलिंग प्राइस हमने निकाला था ना 207510, 207514, तो आंसर हमारा 4 हो गया। केस स्टडी 34 क्या पूछा है इसमें, पहला क्वेश्चन है प्रिवेंशन कॉस्ट आप बता दीजिए। इससे पहले हम ये देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी 4 तरह की होती है, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है, बिफोर प्रोडक्शन जो इनकर होती है ना, वो प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, जैसे कि क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी रिव्यू, स्टाफ ट्रेनिंग, सप्लायर रिव्यू, ये सब। अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो इनकर होती है कॉस्ट, वो अप्रेजल कॉस्ट होती है, जैसे कि टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, या फिर प्रोसेस टेस्टिंग। इंटरनल फेलियर कौन सी कॉस्ट होती है, आफ्टर प्रोडक्शन बट बिफोर डिलीवरी जो इनकर होती है कॉस्ट, वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है। जैसे कि रीवर्क, एक बार हमने वर्क किया मैन्युफैक्चरिंग की, उसको दोबारा से उस पर वर्क करना पड़ रहा है, रीटेस्टिंग हो गया, रिपेयर, मशीन डाउन टाइम। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये क्या होता है, एक बार हमने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, उसके बाद जो कॉस्ट आती है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, लाइक कस्टमर सपोर्ट, वारंटी, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ये सब, या फिर लिटिगेशन कॉस्ट। अब देखते हैं हम एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट सेंटर, अभी हमने देखा ना, एक बार कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दिया, उसके बाद हमारी कोई कॉस्ट इनकर होती है, तो वो एक्सटर्नल फेलियर के अंदर जाती है। यहाँ देखा था हमने कस्टमर सपोर्ट, ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर इस पर, ये हो गया एक्सटर्नल कॉस्ट वाला। उसके बाद इक्विपमेंट टेस्टिंग, अप्रेजल के अंदर आता है इक्विपमेंट टेस्टिंग, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, या प्रोसेस टेस्टिंग, ये सब कहाँ आता है, अप्रेजल के अंदर। तो ये क्या हुआ, अप्रेजल कॉस्ट। उसके बाद वारंटी एंड रिपेयर कॉस्ट, एक बार हमने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दिया, उसके बाद वारंटी क्लेम करने के लिए वो हमारे पास आएगा, तो ये एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल फेलियर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क, हमने मैन्युफैक्चर कर दिया एक बार प्रोडक्ट को, उसके बाद रीवर्क करना पड़ रहा है, तो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग बट बिफोर डिलीवरी क्या होता है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। आफ्टर प्रोडक्शन बट बिफोर डिलीवरी, रीवर्क, रीटेस्टिंग, रिपेयर, सब इसके अंदर आता है, तो ये क्या होगा, इंटरनल फेलियर, इस पे आई लिख देते हैं। उसके बाद
क्या बोला है, ये क्वालिटी रिव्यू की कुछ कॉस्ट आई है हमारी 125। क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, प्रिवेंशन देखा था ना, बिफोर प्रोडक्शन जो हमारी कॉस्ट इनकर होती है, जैसे कि क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी रिव्यू, स्टाफ ट्रेनिंग, ये सब प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। उसके बाद अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम, ये कॉस्ट लगी है हमारी, देखो यहाँ पर हमने देखा था ना, इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर रीवर्क, रीटेस्टिंग, रिपेयर एंड मशीन डाउन टाइम, ये सब आईसीआई के एग्जाम्पल्स हैं। तो इन्होंने मशीन डाउन टाइम को इंटरनल फेलियर के अंदर डाला हुआ है, तो इसको हम आई लिख देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आप प्रिवेंशन कॉस्ट बता दीजिए। प्रिवेंशन कॉस्ट, इसमें पी कोई नहीं है, ये है प्रिवेंशन कॉस्ट ओनली, क्वालिटी रिव्यू वाली 125, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, अप्रेजल कॉस्ट बता दीजिए। एक बार देख लेते हैं अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल वाली बस यही दिखाई दे रही है, ये क्या है, इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट है। इक्विपमेंट टेस्टिंग की कॉस्ट कितनी आती है, 18 पर आवर, और इक्विपमेंट टेस्टिंग में टोटल आवर्स कितने लगते हैं, 1600, तो 1600 मल्टीप्लाई बाई 18, ये हमारी आ जाएगी अप्रेजल कॉस्ट। तो ये आएगा 28800, 28800। नेक्स्ट क्या पूछा है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, देख लेते हैं एक बार, मार्क किया हुआ है हमने। ये इंटरनल फेलियर, एक तो ये हमने मार्क किया था मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क कॉस्ट, और दूसरा इंटरनल ये डाउन टाइम वाला। मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क की जो हमारी कॉस्ट आती है वो 228 एक बाइक की आती है, और टोटल रीवर्क में हमारी कितनी बाइक जाती हैं, 3200, तो ये टोटल आया 729600। और एक हमारा डाउन टाइम जो कैलकुलेट करके दिया हुआ है 7,70,000, ये टोटल कितना हुआ 1499,600, ये हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ गई। कैलकुलेट मैंने यहाँ किया हुआ है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट 1499,600, 1499,600 कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर तो हमारा आ गया, आंसर 3 ठीक है। एक्सटर्नल वाली एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फिर भी। एक्सटर्नल हमने मार्क किया था, एक ये और एक ये, एक तो कस्टमर सपोर्ट सेंटर वाली कॉस्ट और एक ये वारंटी रिपेयर वाली कॉस्ट, ये दो एक्सटर्नल है। कस्टमर सपोर्ट सेंटर की कॉस्ट 35 आती है एक घंटे की, और टोटल जो आवर्स लगते हैं हमें कस्टमर सेंटर में वो 2000 आवर्स लगते हैं, तो ये कितना है 70,000, ये आ गया। उसके बाद वारंटी रिपेयर की हमारी कॉस्ट आती है एक बाइक की 15,600, और टोटल वारंटी के अंदर हमारी कितनी बाइक रिपेयर होती हैं, 2600 बाइक्स रिपेयर होती हैं, तो ये कितना आया 4056,000। टोटल आ गया है 4126,000, ये हमारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गई। ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 4126,000, 4126,000 आंसर हमारा ये है। उसके बाद क्या पूछा है, टोटल क्वालिटी कॉस्ट आप बता दीजिए। टोटल में क्या है, जितनी भी हमने कॉस्ट निकाली है, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इन सब का टोटल पूछा है, तो ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये, इन सब का टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा 5779,400। केस स्टडी 35 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो इतना आइडिया आपको हो गया होगा कि जहाँ पर लर्निंग कर्व कोएफिशिएंट दिया हुआ है, या फिर लर्निंग कर्व इंडेक्स दिया हुआ है, या फिर बी बोलते हैं इसको, ये दिया हुआ है प्लस ये दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट बनाने में इतना टाइम लगता है, और हमसे पूछा है कि बताओ आप 250 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला लगेगा, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर बी, क्योंकि ये a क्या है, फर्स्ट यूनिट बनाने में जितना टाइम लग रहा है ये गिवन है हमारे पास, x क्या है 250 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, b क्या है लर्निंग कोएफिशिएंट, ये भी गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगेगा, जिससे y निकल कर आएगा। y क्या होता है, एक यूनिट को बनाने के लिए जो एवरेज टाइम लगता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो टोटल
टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 250 यूनिट्स। देखो फिर से वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। ए क्या होता है, फर्स्ट यूनिट को बनाने में जितना टाइम लगता है, एक्स क्या होता है, टोटल यूनिट्स, बी क्या होता है, लर्निंग कोएफिशिएंट जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, वाई क्या होता है, एवरेज टाइम एक यूनिट के लिए जो इतनी यूनिट बनाने में लगेगा। हमने वैल्यू पुट की यहाँ पर, इसको हम सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 1 डिवाइड बाई 250 कर देंगे। 250 को 1 डिवाइड बाई 250 हमने किया तो ये प्लस में हो गई पावर। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे अंडर रूट करके, वही 12 टाइम्स, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई ये +1 और इंटू इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 0.1692। इससे मल्टीप्लाई किया, इसको 5.076 एक यूनिट के लिए आया। हमें कितना यूनिट के लिए पूछा है, 250 यूनिट्स के लिए। 250 से इसको मल्टीप्लाई किया 1269, ये हमारा आंसर है 1268.25। उसके बाद क्या पूछा है, 250th यूनिट बनाने के लिए आप बता दीजिए। अगर आपको याद हो, पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उन्होंने बोला था कि 40 यूनिट्स बनाने के लिए आप टाइम बता दीजिए, और एक पूछा था फिर 60 यूनिट्स बनाने के लिए आप टाइम बता दीजिए, शायद इतना आया था, और 40 यूनिट वाला टाइम 1219 आया था। फिर हमसे उन्होंने पूछा था कि 41 से लेकर के 60 के बीच में जो यूनिट्स हैं इनका टाइम बता दीजिए। तो हमने कैसे निकाला था, बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों के बीच का जो टाइम है, 40 यूनिट बनाने में इतना टाइम लगता है, 60 बनाने में इतना टाइम लगता है, तो 41 से 60 के बीच में जो यूनिट्स बनी उनको, उनमें कितना टाइम लगा होगा, ये माइनस ये, ऐसे करके 386 आया था हमारा। उसी तरह से हमें यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर हमसे 250 यूनिट का पहले पूछ लिया उन्होंने, 250 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, हमने निकाल के दे दिया, वो 1269 कुछ आया है। और फिर हमसे पूछा 250th यूनिट का टाइम बता दीजिए आप, एक यूनिट का 250th वाली। तो हम एक काम कर लें, 249 यूनिट का भी टाइम निकाल लें, फिर तो 259 यूनिट का टाइम जितना लगा और उसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, 250 में कितना टाइम लगा, तो बीच बीच का क्या बचा, जो डिफरेंस था वो 250th यूनिट वाला होगा ना, उसका टाइम आ जाएगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। ए हमें पता है, इस बार x 249 लिया हमने, फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो 5.08 आवर्स आएगा एक यूनिट के लिए। तो 249 यूनिट्स के लिए कितना आएगा, 1265.42। 250 यूनिट्स के लिए हमने पहले टाइम निकाला था 1269 आ रहा था, 249 के लिए हमने अभी निकाला है 1265.42 आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, 250th यूनिट वाला टाइम होगा, जो कि होगा 3.58। तो हमारा आंसर ये 3.58। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आप बता दीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें डेटा दिया होगा ऊपर, देखो मार्केट प्राइस दिया है हमें, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सब कुछ तो दिया हुआ है। ये पैकिंग मशीन की कॉस्ट दी हुई है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो दी है ना, 80 पर आवर दी है, नंबर ऑफ आवर्स हमें नहीं दिए, वो हमें निकालने पड़ेंगे। टोटल यूनिट्स कितनी बननी है, 1000 यूनिट्स। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है, फर्स्ट 250 यूनिट्स के बाद जितनी भी यूनिट्स बनेंगी उनमें वो टाइम लगेगा जो 250th यूनिट बनाने में लगा है। 250वीं यूनिट को जो बनाने में टाइम लगा है वही टाइम आगे कंटिन्यू होगा पूरा यहाँ तक, 1000 यूनिट्स बनाने तक। 249 यूनिट्स को जो बनाने में टाइम लगा वो अलग, और 250 से 1000 वाला वो ये वाला टाइम लगेगा जो 250th यूनिट बनाने में हमें लगा, दैट इज 3.58 आवर। अब देखो 249 अप टू 249 हमें कितना टाइम लगा होगा, उसके लिए रेट हमने निकाला हुआ है ऊपर 5.08, और 249 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था 1265.42। अब 250 से लेके 1000 यूनिट तक बनाने में जो टाइम लगेगा ना, वो वाला टाइम होगा जो 250th यूनिट को बनाने में लगा है, दैट इज 3.58। और यूनिट्स कितनी बची, 249 हमने माइनस किया 1000 में से, तो यूनिट कितनी बची, 751। 751 मल्टीप्लाई बाय 358, तो ये आया, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स इतने हमारे आ गए। ऊपर हमें रेट दिया हुआ है, एक घंटे में हम 80 रुपीज़ पे करते हैं, तो टोटल हमारी लेबर कॉस्ट कितनी है, 316320। यहाँ पर देखो इनकम स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है, इसके अंदर बस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसका हमें ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, और ये फिक्स कॉस्ट भी हमें दी हुई है, बस ये हमें निकालना है। इनका कितना है 316260, हमारा कितना है 316320।
₹60 का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आंसर में देखो आप 31 लाख, 13 लाख, 42 लाख, 18 लाख, तो ₹60 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमारा यही रहेगा। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 1333 आंसर यही रहेगा हमारा। आंसर अगर ये वाली लेबर कॉस्ट लेते हैं तो 1333,680 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आंसर ये आ गया। उसके बाद क्या पूछा है? एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट आप बता दीजिए अगर प्रॉफिट इतना हो, 800 पर यूनिट हो। यूनिट्स कितनी है टोटल? 1000। 800 पर यूनिट प्रॉफिट है हमारा, मीन्स 8 लाख हमारा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फिर से। सेल्स हमें दी हुई है 50 लाख, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 18,50,000, वेरिएबल ओवरहेड भी दिया हुआ है 10 लाख का, फिक्स्ड ओवरहेड भी दिया हुआ है 5 लाख का, प्रॉफिट भी दिया हुआ है 8 लाख का। इनकम स्टेटमेंट में बस एक ही चीज़ मिसिंग है, डायरेक्ट लेबर। क्या निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर? हाँ निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट लेबर हमारा बैलेंसिंग फिगर आया 8,50,000। इन्होंने पूछा है पर यूनिट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी रहेगी, तो पर यूनिट हम बता देंगे 1000 यूनिट्स हैं टोटल, ये आया 850। ये हमारा आंसर है 4850। केस स्टडी 36 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा इन्होंने कॉस्ट पर यूनिट आप बता दीजिए प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू दोनों की। देखो कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट मशीन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही आ जाएंगी। 1000 में दे रखी है, मीन्स 42 लाख, 15 लाख, 7 लाख। उसके बाद ये हमें टोटल में दिया हुआ है, पी और क्यू का हमें अलग अलग करना पड़ेगा। कुछ पी का होगा इसमें, कुछ क्यू का होगा। सेटअप कॉस्ट हमें दी हुई है, हमें निकालना पड़ेगा सेटअप पर कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं। प्रोडक्ट पी में कितना टाइम लगाते हैं, प्रोडक्ट क्यू के सेटअप में कितना टाइम लगाते हैं। अब देखो सेटअप टाइम हमें दिया हुआ है पर बैच, पी का 30 आवर्स और क्यू का 36 आवर्स। लेकिन बैच कितने होंगे पी के अंदर, टोटल बैच कितने होंगे? एक बैच का हमें साइज दिया हुआ है 1000 यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितनी बनती है अगर पी की देखें हम? 1 लाख यूनिट। तो 1 लाख यूनिट टोटल बनती है और एक बैच का साइज है 1000, तो 100 बैच आ गए टोटल। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट क्यू का अगर देखें तो एक बैच के अंदर 36 आवर्स लगते हैं और एक बैच का साइज है 500 यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितनी बनाते हैं हम क्योंकि 50,000 हम यूनिट्स बनाते हैं और एक बैच का साइज है 500, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे? 100 बैच निकल के आ गया। इस तरह से हमने टोटल बैच निकाल लिए, नंबर ऑफ बैच 100 दोनों के। उसके बाद सेटअप टाइम जो लगता है ना वो एक बैच में 30 आवर्स लगता है प्रोडक्ट पी की अगर बात करें तो 100 बैच में कितना टाइम लगेगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 3000 घंटे लगेंगे। इस तरह से अगर क्यू का देखें तो 36 आवर्स लगाते हैं एक बैच में, तो 100 बैच में कितने लगेंगे? 3600 आवर्स। टोटल आवर्स कितने आए? 6600 आवर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है ना वो 4,62,000 है और टोटल आवर्स हमें पता है 6600 है। तो एक घंटे की कीमत कितनी आ गई? एक घंटे की कॉस्ट कितनी आई? 70। एक घंटे की कॉस्ट हमें पता चल गई। प्रोडक्ट पी के सेटअप में कितना टाइम लगता है हमने निकाला था 3000, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 70, ये आ गया प्रोडक्ट पी का 2,10,000। और बाकी बचा कुचा 462 में से अगर हम 2,10,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचा हुआ जो भी है वो प्रोडक्ट क्यू का हो जाएगा। हमने एलोकेशन कर दिया, कैलकुलेशन मैंने की हुई है नीचे, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने किया तो पी का 2,10,000, बाकी बचा हुआ 252 क्यू का आ गया। सेटअप कॉस्ट को हमने अलोकेट कर दिया। उसके बाद बारी आती है टेस्टिंग कॉस्ट की। अब टेस्टिंग कॉस्ट कैसे निकालें? टोटल दी हुई है, पी और क्यू की अलग अलग हमें निकालनी है। देखो टेस्टिंग में जो टाइम हमारा खर्च होता है प्रोडक्ट पी पर, वो एक यूनिट पर 5 घंटे लगते हैं और प्रोडक्ट पी की हम कितनी यूनिट्स बनाते हैं? 1 लाख यूनिट बनाते हैं, 5 घंटे लगते हैं एक यूनिट की टेस्टिंग में, तो टोटल 5 लाख घंटे यहाँ पर खर्च होते हैं। अगर हम इसी तरह से इसका देखते हैं प्रोडक्ट क्यू का, 50,000 यूनिट बनाते हैं और एक यूनिट पर 9 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर हमारे टोटल 4,50,000 घंटे लगते हैं। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल आर्स हमने निकाला 9,50,000, टोटल कॉस्ट को टोटल आर्स से डिवाइड किया हमने पहले की तरह, तो एक आर की कॉस्ट आ जाएगी हमारी, है ना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक रेशो बना लो,
500:450 का, और इस रेशो में इस कॉस्ट को अलोकेट कर दो, आपकी मर्जी है। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको डिवाइड किया 9,50,000 आवर्स, टोटल आवर्स से हमने डिवाइड किया तो 1 घंटे की कीमत आ गई 2.5, है ना। और हमें पता है 5 लाख घंटे लगते हैं पी में, और 1 घंटे की कीमत है 2.5, तो कितना आया 12,50,000। 23,75,000 में से 12,50,000 इसके हुए, तो बैलेंसिंग फिगर किसका हुआ, क्यू का। कैलकुलेशन मैंने की हुई है नीचे, यहाँ यहाँ मैंने किया हुआ है अलोकेशन, आप देख लेना। इस तरह से देखो 2.5 रेट आया था, 5 लाख घंटे इसके, 4,50,000 घंटे इसके, तो टोटल कॉस्ट ये हमारे पास आ गई टेस्टिंग कॉस्ट। अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा, बस इन दोनों का हमें अलोकेशन करना था। तीसरी वाली कॉस्ट का अलोकेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग आर्ट्स वाली कॉस्ट का अलोकेशन दिया हुआ है नीचे 8.4, 14.1, ये डायरेक्ट हम ले लेंगे। देखो ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये हमने अभी निकाला है अलोकेट करके, मैं पी की बात कर रहा हूँ, और ये हमने निकाला है 12,50,000 पी का, और इंजीनियरिंग आर्ट्स 8.4 हमें दे रखी थी। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 87 लाख, और 1 लाख यूनिट थी हमारी, तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई हमारी 87। क्यू वाला भी देख लेना आप। चलो हम एक से ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 87 कहीं और है क्या, नहीं, पी का 87, तो आंसर तो ये आ गया। अब साथ में इसके आप निकालना चाहो या ना निकालना चाहो, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट मार्कअप बता दीजिए आप, मार्कअप कितना है कॉस्ट पर यूनिट पर। देखो हमारी कॉस्ट आई है 87, सेलिंग प्राइस हमें ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 100.05, कॉस्ट कितनी है 87, 13.05 ये हमारा मार्कअप है। उन्होंने कॉस्ट पर परसेंटेज पूछी है मार्कअप की, कॉस्ट कितनी है हमारी 87 इंटू 100, कितना आता है ये 15%, बस मार्कअप पूछा था उन्होंने, मार्कअप परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पर 15%, ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्या पूछा है, टारगेट कॉस्ट आप बता दीजिए फॉर न्यू डिज़ाइन टू मेंटेन द सेम मार्कअप। अब न्यू डिज़ाइन देख लेते हैं, न्यू डिज़ाइन के बारे में केस स्टडी क्या बोल रही है। देखो इन्होंने क्या कहा है कि एक फॉरेन कॉम्पिटिटर ने अपना कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, सिमिलर प्रोडक्ट है पी के जैसा, जैसा हमारा पी है ऐसा उनका है, जिसकी वजह से हमें अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ा 86.25, सेलिंग प्राइस हमारा 86.25 है, मार्कअप जो रहता है हमारा वो 15% रहता है। इन्होंने क्या बोला, टारगेट कॉस्ट आप बता दीजिए, ये हमारा सेलिंग प्राइस, मार्कअप माइनस करें अगर यहाँ से कॉस्ट का 15%, कॉस्ट का 15%, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस का नहीं है, तो कॉस्ट का 15% कैसे निकालेंगे, ये जो सेलिंग प्राइस है ये 115% होगा, हमें 15% चाहिए, तो ये आएगा 11.25, हमने मार्कअप माइनस किया, प्रॉफिट माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, टारगेट कॉस्ट 75, यही हमसे पूछा है कि टारगेट कॉस्ट आप बता दीजिए 75, ये हमारा आंसर है 75, कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर रखी है, आप देख लेना। उसके बाद क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, टारगेट कॉस्ट हमारी 75 है, हाँ अभी तो निकाली है 75 ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है, देखते पता चल गया हमें, क्योंकि टारगेट कॉस्ट हमने अभी निकाली है। एस्टिमेटेड कॉस्ट न्यू डिज़ाइन को बनाने की हमारी आ रही है 77.76, ये हमें देखनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, टारगेट तो हमने सेट कर लिया, 75 का, बट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है वो हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, न्यू डिज़ाइन का एक्सपेक्टेड इफेक्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 5 पर यूनिट से डिक्रीज हो गया है हमारा, अच्छी बात है। लेबर कॉस्ट भी हमारी 2 पर यूनिट से डिक्रीज हो गई है। मशीन टाइम इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15 मिनट
प्रीवियसली इट टुक 3 hours टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, मशीन विल बी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन। देखो अगर ये मशीन पी के लिए ही हमने रखी है, कितना भी इससे प्रोडक्शन हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी ये टाइम ले इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी तो पूरी की पूरी कॉस्ट हमने डेडिकेट कर दी है प्रोडक्ट पी को, तो ये इररेलेवेंट है। इसकी कॉस्ट जितनी थी पहले यहाँ दी हुई थी हमें, ये मशीन कॉस्ट डायरेक्ट 7 लाख, ये वैसी की वैसी ही रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सेटअप टाइम आपका 28 आवर्स हो गया फॉर ईच सेटअप। पहले कितना था देखो, 30 आवर्स था, थोड़ा सा घट गया है, देख लेंगे इसका क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद टेस्टिंग टाइम जो है वो 1 घंटे से रिड्यूस हो गया है, पहले कितना था टेस्टिंग टाइम, 5 घंटा, अब हो गया 4। इंजीनियरिंग आवर्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये वाली कॉस्ट सेम रहेगी। तो ये वाली कॉस्ट बदली है हमारी, ये भी, ये वाली सेम रहेगी, और इंजीनियरिंग कॉस्ट ये सेम रहेगी, ये 3 बदल जाएंगी। देखते हैं हम, देखो ये हमारी पहले कॉस्ट थी पर यूनिट 42, मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। देखो पर यूनिट कॉस्ट हमारी 42 आ रही थी, हमारी टोटल कॉस्ट है 42 लाख और 1 लाख यूनिट है हमारे पास, तो पर यूनिट हमारी 42 आई। करंट वाली निकाल रहे हैं, प्रपोज्ड वाली नहीं, न्यू सिचुएशन वाली अभी देखेंगे। ये 15 इसी तरह से, इस पर कोई फ़र्क आएगा नहीं, तो इसकी मैंने निकाली नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये 5 रुपीज़ से कम हो गई है, मीन्स ये 37 पर पहुँच गई, और ये 2 रुपीज़ से कम हो गई है, मीन्स ये 13 पर पहुँच गई है। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने 37 लिया पर यूनिट, देखो 37 पर यूनिट, 1 लाख हमारे पास यूनिट है, ये 37 लाख आया, ये 13 पर यूनिट, 2 से हमने कम किया, पहले 15 था, तो ये 13 लाख आया, ये 7 लाख एज इट इज़ रहेगा। देखो 100 सेटअप्स तो लगते ही थे हमारे, ये पहले 30 आवर्स लगता था, अब 20 आवर्स लगेगा एक सेटअप का, और ये रेट हमने निकाला ही था, 70 आया था, तो ये टोटल इस तरह से कॉस्ट आ गई हमारी 196। टेस्टिंग की अगर बात करें तो 1 लाख यूनिट है हमारी टोटल, 2.5 हमने रेट निकाला था ऊपर, और एक यूनिट को टेस्ट करने में 5 घंटे हमें पहले लगते थे, अब 4 लगते हैं, तो बस 5 की जगह हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा ये आ गया 10 लाख। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉस्ट में कोई चेंज है नहीं, उन्होंने बता दिया था, ये 8,40,000 ही रहेगी, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 7736। अगर इसको पर यूनिट में निकालें हम, 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, 1 लाख यूनिट से 77.36, हमें यहाँ ऑप्शन में दिया है 77.36, 87, 75 नहीं, सब गलत है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 में पूछा है, कौन सा एक्शन मैनेजमेंट नहीं लेगा रिगार्डिंग न्यू डिज़ाइन, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस टू रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है मैनेजमेंट, ये एक्शन लेगा या नहीं। देखो पीछे ये देखते हैं हम, हमारी टारगेट कॉस्ट आई थी 75 न्यू डिज़ाइन की, बट न्यू डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई थी 77.36, टारगेट तो हमारा 75 का है, एक्चुअल में कॉस्ट कितनी बैठ रही है हमारी 77.36, 2.36 इतनी एक्स्ट्रा आ रही है, इसको किसी तरह हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैनेजमेंट ने ये एक्शन लिया, बिल्कुल सही लिया। वैल्यू इंजीनियरिंग से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, वैल्यू एनालिसिस से हमारी कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हटा करके, उनको एलिमिनेट करके, तो ये बिल्कुल सही एक्शन है। दूसरा क्या बोला है, एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये वैलिड एक्शन है। थर्ड में बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आप अपना 98.96 कर दो। देखो हमारे कॉम्पिटिटर ने 86.25 अपना प्राइस रखा हुआ है, हमें भी इसी प्राइस पर बेचना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं कि यार सबसे अच्छा है कॉस्ट कम मत करो, आप अपना प्राइस बढ़ा दो, प्रॉफिट आपका वही रहेगा, तो ये गलत तरीका है। हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, जब हमारा कॉम्पिटिटर लेकर बैठा है वो वाला प्रोडक्ट 86.25 में, तो हमसे खरीदेगा कौन, ये गलत एक्शन है कहीं ना कहीं। फोर्थ में क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, हाँ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को ढूंढो और उनको एलिमिनेट कर दो, इससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ये बिल्कुल सही एक्शन है, ये वाला सही एक्शन नहीं है। हमसे यही पूछा था कि कौन सा वाला पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे ICAI BOS पोर्टल वाले केस स्टडी बेस्ड MCQ सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब बचता क्या है,
ICI मॉड्यूल के MCQs प्रैक्टिकल वाले, इनको और कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो OEE के ऊपर है। OEE क्या होता है? ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? APQ। APQ, A मीन्स अवेलेबिलिटी, P मीन्स परफॉर्मेंस, Q मतलब क्वालिटी। अब अवेलेबिलिटी को एक बार देख लेते हैं, अवेलेबिलिटी रेशियो कैसे निकलता है। देखो, एक्चुअल टाइम वर्कड डिवाइडेड बाय प्लान टाइम अवेलेबल। एक्चुअल टाइम वर्कड कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, टोटल टाइम हमारे पास जितना भी है उसमें से हमने टाइम लॉस्ट कितना किया है, टाइम बर्बाद कितना किया है, वो माइनस कर देंगे, एक्चुअल टाइम वर्क निकल के आ जाएगा। टाइम लॉस्ट क्या होता है? जैसे कि टी ब्रेक, लंच ब्रेक और क्लीनिंग वगैरह का टाइम, ये तो हो गया प्लान टाइम, हमें पता होता है पहले से कि ये वाला टाइम बर्बाद होना है। प्लस अनप्लान टाइम, अनप्लान टाइम लॉस्ट, इसको भी हम माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लो कि बारिश हो गई और वहाँ पर पानी भर गया जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया, इसको भी हम माइनस कर देंगे। उसके बाद प्लान टाइम अवेलेबल कैसे निकलेगा? टोटल टाइम अवेलेबल जितना भी है हमारे पास उसमें से हम माइनस करेंगे प्लान टाइम लॉस्ट, जो कि हमने ऊपर देखा था, टी ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, ये सब कुछ। इसमें से क्या हम वो सब चीज़ें माइनस करेंगे जो अनप्लान्ड है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था बारिश हो गई, पानी भर गया जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया, इसको हम माइनस नहीं करेंगे इस तरह का अगर टाइम होगा, क्योंकि प्लान टाइम है, प्लान टाइम अवेलेबल। एक्चुअल वाला तो ऊपर ले लिया, उसमें से तो सारा का सारा माइनस होगा जो भी हमारा टाइम बर्बाद हुआ है। इसमें से ओनली वो वाला टाइम जो प्लान था, हमें पता था कि हमें बर्बाद करना ही है, हमें टाइम ये वाला वेस्ट करना ही है, जैसे कि टी ब्रेक वगैरह। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें, ऐसा मान लो कि पूरे दिन की शिफ्ट में हमारे पास 9 घंटे हैं, जिसमें से 1 घंटा चला जाता है लंच ब्रेक का, तो प्लान टाइम अवेलेबल हमारे पास 8 आ गया। अब अगर एक्चुअल टाइम वर्क की बात करें तो 9 घंटे हमारे पास शिफ्ट में और 1 घंटा लंच ब्रेक में चला गया, और 2 घंटे मान लो कि बारिश हो गई थी, पानी भर गया था जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया, तो एक्चुअल में काम 7 घंटे ही हो पाया। तो ये रेशो कैसे निकलेगा हमारा? अवेलेबिलिटी रेशो 7/8, 0.875 इस तरह से निकलेगा। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम परफॉर्मेंस तो ऐसे ही निकलती है। स्टैंडर्ड टाइम निकलता कैसे है? क्वेश्चन के अंदर ना हमें यूनिट्स दी होंगी कि आपके पास आप 500 यूनिट्स बना रहे हैं और एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम 2 आवर्स का लगता है, तो हमारे पास टोटल टाइम स्टैंडर्ड वाला 1000 आवर्स, बट हमने एक्चुअल में लिया कितना टाइम? 1200 आवर्स। तो हमारा रेशियो कितना आया परफॉर्मेंस वाला? 0.833। अब देखो, क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है आइडियल साइकिल टाइम, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है साइकिल टाइम। इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ही होता है। अब क्वालिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो सिंपल सा है, गुड यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। गुड यूनिट कैसे निकलेंगे? टोटल यूनिट हमारी जितनी भी थी और जितनी हमारी यूनिट्स स्क्रैप हो गई या ख़राब हो गई उनको हमने माइनस किया, गुड यूनिट्स आ जाएगी। इसका रेशो, जैसे कि मान लो हमने टोटल 1000 यूनिट्स बनाई, उसमें से 100 ख़राब हो गई, तो गुड यूनिट्स कितनी आई? 900। इसका रेशो कितना आया क्वालिटी वाला? 0.9। मीन्स 90% ही गुड यूनिट हम बना पाते हैं टोटल में से, ये क्वालिटी रेशो आ गया हमारा। इस सब को हमने मल्टीप्लाई किया, इन सारे रेशियोज़ को, ये हमारा आ गया OEE 0.656। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है और इसको अच्छे से समझने के लिए वो वाला इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 2। देखो इसमें क्या दिया है, हमारी शिफ्ट के अंदर 12 आवर्स होते हैं, जिसमें से 3 ब्रेक होते हैं 15 मिनट्स के। ये ब्रेक टाइम गया हमारा 45 मिनट, 3 ब्रेक 15 मिनट्स का एक। 10 मिनट जाते हैं क्लीनिंग में, 10 मिनट ये चले गए हमारे, टोटल टाइम हमारा कितना वेस्ट हुआ? 55। ये तो प्लांट वाला है। अब देखो अनप्लांट वाला और दिया हुआ इन्होंने 36 मिनट्स, तो 36 मिनट्स ये हो गए। ये सारा माइनस करेंगे हम जब एक्चुअल टाइम वर्कड निकाल रहे होंगे। तो देखो एक्चुअल टाइम टेकन हम निकाल सकते हैं 720, ये इस 12 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि बाकी डेटा मिनट्स में है ना। 720 माइनस 45 मिनट्स माइनस 10 ये वाले माइनस 36 अनप्लान्ड वाले, एक्चुअल टाइम वर्क 629 मिनट्स। अब प्लान टाइम अवेलेबल अगर हम निकालेंगे तो फिर से सेम यही करेंगे हम। 720 में से 45 ये वाला जाएगा, प्लान था क्योंकि ब्रेक है, ब्रेक प्लान ही होता है, जैसे कि लंच ब्रेक, टी ब्रेक। उसके बाद 10 मिनट्स क्लीनिंग, ये भी प्लान था, इसको भी माइनस करेंगे हम। बट ये जो अनप्लान था ना, ये 36, इसको माइनस नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक्चुअल में से माइनस होगा। तो हमारा प्लान टाइम अवेलेबल कितना है? 665। तो हम अवेलेबिलिटी रेशियो निकाल सकते हैं, एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय प्लान टाइम, 629 डिवाइडेड बाय
665.9459। उसके बाद परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम एक बार हम निकाल चुके, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, ये रहा एक्चुअल टाइम निकाला हुआ है हमने। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे, देखो साइकिल, ये ऐसे लिखा हो सकता है आइडियल साइकिल टाइम या साइकिल टाइम या ओनली साइकिल, इसका मतलब वही होता है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 10 सेकंड्स लगते हैं, हमने टोटल यूनिट्स 3360 बनाई, मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड्स तो 33600, इतनी सेकंड्स टोटल हमें लगी हैं। बट सारा डेटा मिनट्स में है, इसको अगर 60 से डिवाइड कर दे तो मिनट्स आ जाएंगी। यस देखो मिनट्स निकाल ली हमने, 3360 10 सेकंड्स, इतनी सेकंड आई, इसको मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया 560 मिनट्स। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास आ गया 560, एक्चुअल ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 629। तो परफॉर्मेंस रेशियो आ जाएगा हमारा 0.8903। उसके बाद क्वालिटी रेशियो की अगर बात करें तो क्या होता है, गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। देखो टोटल यूनिट्स हमें दी हुई हैं, उसमें से उन्होंने बोला है कि 75 खराब हो गई, स्क्रैप हो गई, तो गुड यूनिट्स निकाल सकते हैं हम, हाँ इसमें से इसको माइनस कर देंगे, गुड यूनिट्स आ जाएगी 3285 और टोटल यूनिट्स 3360, इसका रेशो आ गया 0.9777। अब तीनों हमारे पास रेशो हैं ए पी क्यू, ए पी क्यू, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा ओ ई निकल कर आ गया 0.8234 या फिर 82.34%। ये देखो उसके बाद ये हमारा एम सी क्यू है, इसमें भी ओ ई पूछा है, लेकिन देखो ओ ई ये वाला तो हमने देख लिया, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड टाइम टू मेक गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं अगर एक्चुअल टाइम हमारे पास नहीं है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तीन इन्फॉर्मेशन बस आपको चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम टू मेक गुड यूनिट्स कैसे निकलेगा, गुड यूनिट्स हमें दी होंगी क्वेश्चन के अंदर और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया होगा, गुड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, आ गया स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड टाइम टू मेक गुड यूनिट्स, गुड यूनिट्स स्टैंडर्ड टाइम, और ये वाला इन्फॉर्मेशन भी हमें क्वेश्चन के अंदर दी होगी। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया है, आइडियल साइकिल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, वही है, एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। देखो प्लांट प्रोडक्शन टाइम ये भी दिया हुआ है, गुड यूनिट्स भी दी हुई है, बस और कुछ हमें चाहिए नहीं। देखो एक्चुअल टाइम वगैरह यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए वो ए पी क्यू वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लगा पाएंगे, स्टैंडर्ड टाइम टू मेक गुड यूनिट्स डिवाइड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। देखो आइडियल टाइम दिया है सेकंड, मीन्स एक सेकंड लगता है एक यूनिट बनाने में, मीन्स 18848 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा, इतना ही लगेगा। ये हमारे पास टाइम आ गया, स्टैंडर्ड टाइम टू मेक गुड यूनिट्स, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम प्लांट प्रोडक्शन टाइम, ये तो सेकंड्स में है, ये घंटे में दिया हुआ है, इसको अगर सेकंड्स में हम सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 252000, 7 आवर्स, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स, ये मिनट के अंदर आ गया, फिर एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स, तो इस तरह से 25200, 25200 हमारा रेशियो कितना है, 74.79%। आंसर सी। नेक्स्ट ये केस स्टडी दी हुई है, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन 1 क्या बोला है, टारगेट प्रॉफिट हमारा 25% ऑफ रिवेन्यू है, सेल प्राइस 45,000 है, आप टारगेट कॉस्ट बता दीजिए पर स्टैचू। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्या होता है, टारगेट सेलिंग प्राइस में से हम अगर टारगेट प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर टारगेट कॉस्ट आ जाती है। सेलिंग प्राइस 45, इसका 25% हमारा टारगेट प्रॉफिट है, वो माइनस किया 33750 टारगेट कॉस्ट, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पूछा है एस्टिमेट कॉस्ट आप बता दीजिए। एस्टिमेट कॉस्ट हमें क्वेश्चन के अंदर दी होगी, ये देखो कॉस्टिंग दी हुई है हमें 200 स्टैचूज़ की, डिज़ाइनिंग मटेरियल लेबर कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को हमने ऐड किया, ये आएगा 85 लाख, और हमारे पास 200 स्टैचूज़ हैं टोटल, तो पर स्टैचू हमारी कॉस्ट कितनी आई 42,500, ये हमारा आंसर है। एस्टिमेट कॉस्ट 42,500। नेक्स्ट क्या पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ ए एंड बी के बेसिस पर आप बताइए कि टारगेट कॉस्ट हमारी मीट हुई है। टारगेट कॉस्ट थी हमारी 33750 और हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आई मैन्युफैक्चरिंग की वो 42,500 आई है, तो ये कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है, टारगेट तो हमारा इतना था, तो इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, टारगेट हमारा मीट नहीं हुआ। आंसर इज नो।
अब जब हमारा टारगेट मीट नहीं हुआ कॉस्ट का, तो जय ने सजेस्ट किया कि आप लोअर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कीजिए, जिससे आपकी मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी 60% से और लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी 50% से। और ये इसको वैल्यू इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। हम देख लेते हैं एक बार, मटेरियल कॉस्ट हमारी थी कितनी, मटेरियल कॉस्ट 20 लाख, लेबर कॉस्ट 25 लाख। मटेरियल कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी 60% से, 20 लाख का 60% 12 लाख, और लेबर कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी 50% से, 25 लाख का 50% 12 लाख 50,000। तो टोटल हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है 24 लाख 50,000 से। पुरानी कॉस्ट कितनी थी, 85 माइनस 2450, ये हमारी 60 लाख 50,000 न्यू वाली कॉस्ट आ गई है। 200 स्टैचूज हम टोटल बनाते हैं तो पर स्टैचू हमारी कॉस्ट आएगी 30250। तो आंसर 30250। अब क्या बोलते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताइए टारगेट हमारा मीट हुआ या नहीं। टारगेट कॉस्ट हमारी कितनी थी, 33750। हमारी अभी वैल्यू इंजीनियरिंग के बाद हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 30250। टारगेट मीट हो गया, ये तो टारगेट कॉस्ट से भी नीचे चली गई कॉस्ट, तो मीट हो गया। आंसर इज यस। अब देखो, राज एक डिज़ाइनर है, उसको लगा कि लोअर क्वालिटी का मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टैचू की लाइफ कम हो जाएगी। उसकी जगह वैल्यू इंजीनियरिंग की जगह हम क्या करते हैं, मार्केटिंग पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। उससे क्या होगा, हम अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा पाएंगे। तो टारगेट प्रॉफिट हमारा वही रहेगा 25%, बट हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब बोल रहे हैं टारगेट कॉस्ट आप बता दीजिए कितनी है। अब हमारा सेलिंग प्राइस रिवाइज हो गया है तो टारगेट कॉस्ट भी हमारी बदल जाएगी। इस बार टारगेट सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 50,000। इसका 25% हमारी टारगेट प्रॉफिट रहता है, वो हमने माइनस किया, तो टारगेट कॉस्ट आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर 37500। वैल्यू इंजीनियरिंग तो इन्होंने की नहीं है, मीन्स जो इन्होंने कॉस्ट रिड्यूस की थी ना मटेरियल एंड लेबर की, वो अब नहीं हुई है, कॉस्ट वही इनकी पुरानी वाली है, प्लस इन्होंने मार्केटिंग पे और एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया है। ये सिचुएशन है। अभी आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आप बता दीजिए। अब देखो, रिवाइज्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट भी हमें निकालनी पड़ेगी। ओल्ड वाली कॉस्ट इतनी थी, प्लस इसमें मार्केटिंग पे उन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है 10%। हम देख लेते हैं एक बार मार्केटिंग पे कितना खर्चा करते थे पहले। देखो, 10 लाख का खर्चा करते थे, इसका 10% और इंक्रीज कर दिया इन्होंने, मीन्स 1 लाख और बढ़ा दिया इसका। पहले 85 लाख लगाते थे, मार्केटिंग पे 1 लाख और बढ़ा दिया, 86 लाख। यूनिट वही है 200, तो एक यूनिट का कितनी कॉस्ट आएगी हमारी अब, 86 डिवाइड बाई 200, 43,000। ये हमारा आंसर है 43। और टारगेट कॉस्ट कितनी है रिवाइज वाली, 37,500। अब टारगेट फिर से मीट नहीं हो रहा है। टारगेट कितना है, 37,500। हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 43। इसको रिड्यूस करना पड़ेगा हमें टारगेट को अगर मीट करना है तो। अब क्या बोलते हैं, क्या टारगेट कॉस्ट हमारी मीट हुई, आंसर इज नो। आगे पूछा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप बता दीजिए एज पर 4 एंड 6। 4 मतलब वैल्यू इंजीनियरिंग जो उन्होंने की थी ना, कॉस्ट रिड्यूस की थी, मटेरियल वाली रिड्यूस की थी, लेबर वाली रिड्यूस की थी, उसको इन्होंने वैल्यू इंजीनियरिंग बोला है। और 6 वाला जो इन्होंने मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाया था, ये रिड्यूस ना करके 6 में क्या किया था इन्होंने, मार्केटिंग को 1 लाख से बढ़ा दिया था, बाकी वो कॉस्ट वैसी ही रह गई थी। तो इन दोनों सिचुएशन में हमें प्रॉफिट बताना है। पहली सिचुएशन में वैल्यू इंजीनियरिंग वाली सिचुएशन के अंदर हमारा सेलिंग प्राइस 45 था, कॉस्ट हमारी कितनी थी, MCQ 4 में हमने निकाली थी 30250, तो हमारा प्रॉफिट 14750 आ रहा था। अब इसी के बेसिस पे हम आंसर तो निकाल ही सकते हैं। 14750 सिर्फ यहीं पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो आंसर तो हमारा ये कंफर्म हो गया। फिर भी दूसरे वाले मेथड में जो इन्होंने वैल्यू इंजीनियरिंग ना करके मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाया था 10% से, उसका देख लेते हैं एक बार। सेलिंग प्राइस वहाँ पे इन्होंने सेट किया था 50,000 और कॉस्ट MCQ 7 में हमने निकाली थी 43,000। MCQ 7 में ही इन्होंने, ये देखो, MCQ 7 में इन्होंने क्या किया था, मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाया था, तो उसकी वजह से इनकी रिवाइज्ड कॉस्ट इतनी आ गई थी और पर स्टैचू कॉस्ट इतनी आ गई थी 43। तो वही इन्होंने बोला है हमारा
रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस इतना था, रिवाइज्ड कॉस्ट इतनी थी और हमारा प्रॉफिट 7000 था। तो देखो अंडर 6 हमारा प्रॉफिट कितना था 7000, तो ये कंफर्म हो गया, आंसर ए है। उसके बाद ये केस स्टडी दी हुई है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर। देखो डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग हम कर चुके हैं क्वेश्चंस, बट डोमेस्टिक वाले हमने किए थे, ये इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाली केस स्टडी है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं हम सीधा। क्या पूछा है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम आप बता दीजिए इंडियन डिवीज़न की, अगर ट्रांसफ़र प्राइस फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है तो। हम ज़रा यहाँ पर डेटा दिखते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये फ्रांस वाला है, ये फ्रेंच डिवीज़न का सेलिंग प्राइस है, इससे हमें मतलब नहीं है। फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये हमारा ट्रांसफ़र प्राइस रहेगा, इन्होंने बताया है 12000। ये हमारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग रहेगा इंडियन डिवीज़न का, और ये ही इसकी कॉस्ट है। मीन सेलिंग प्राइस भी यही रहेगा, कॉस्ट भी यही रहेगी, तो प्रॉफिट कितना रहेगा, 0। देखो ट्रांसफ़र प्राइसिंग फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यही इसका सेलिंग प्राइस है 12000, कॉस्ट कितनी आती है, वो यही आती है 12000, प्रॉफिट 0। आंसर इज सी। आगे क्या पूछते हैं, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम आप बता दीजिए फ्रेंच डिवीज़न की, अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, वही मतलब 12000। देखो सेलिंग प्राइस कितना है फ्रेंच डिवीज़न का 18000, और जो ये इंडियन डिवीज़न से इंपोर्ट करता है उसकी कॉस्ट आती है 12000। लेकिन साथ में ना इसको इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती है। फ्रेंच डिवीज़न को जब ये इंडिया से इंपोर्ट करता है तो 15% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। मीन्स इसकी 12000 तो ये कॉस्ट आएगी, प्लस इस पर 15%, इसकी टोटल कॉस्ट ये आएगी। उसके बाद इसका प्रॉफिट आएगा। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 18000, उसमें से ये दोनों हमने माइनस किया, प्रॉफिट आया, उसमें से 40% टैक्स भी लेस होगा। तो देखो हम देखते हैं, ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है। सेलिंग प्राइस इसका 18000 सेट किया है, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट कितनी है 12000, इंपोर्ट ड्यूटी इस पे लगेगा जो इंपोर्ट किया है 1800, ये दोनों माइनस करने के बाद है 4200। अब 40% इसका इनकम टैक्स रेट है वो गया, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हमारा कितना है 2520, एक यूनिट का निकाला है हमने। मैंने एक यूनिट का निकाल लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, बाद में नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट एक बार देख लिया हम कितनी है, ये देखो 50000 यूनिट्स। तो जो हमारा पर यूनिट प्रॉफिट आया है आफ्टर टैक्स, इसको हमने 50000 से मल्टीप्लाई किया, 12 करोड़ 60 लाख आया है, 12.6 करोड़, मीन्स आंसर ये है डी। आगे क्या पूछा है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इंडियन डिवीज़न, अगर ट्रांसफ़र प्राइस हमारा कंपेरेबल इंपोर्ट्स रहता है। कंपेरेबल इंपोर्ट्स क्या है, यहाँ दिया होगा कंपेरेबल मार्केट का प्राइस जो दिया हुआ है 15000 दिया हुआ है, इंडियन मार्केट का 15000 सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब जो ये ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी दूसरी डिवीज़न को, उसको बेच रहा है ना, ट्रांसफ़र प्राइस सेलिंग प्राइस सेम ही है, उसमें से माइनस करेंगे हम इसकी कॉस्ट 12000, 3000 का इसका प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स रेट कितना है इंडियन डिवीज़न का 35%, तो 35% हमने माइनस किया, ये मैंने इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है। देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट हमने माइनस की 12000, 3000 आया, इसमें से 35% टैक्स लेस किया, 1950 आ गया। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एक यूनिट का, टोटल 50000 यूनिट्स हैं, तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है 9.75 करोड़, 9.75 करोड़, आंसर ये है। उसके बाद क्या पूछा है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम आप बता दीजिए फ्रेंच डिवीज़न की, अगर ट्रांसफ़र प्राइस कंपेरेबल इंपोर्ट्स यानी कि 15000 रहता है। देखो सेलिंग प्राइस तो हमें पता है 18000 रहता है इसका, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इस बार कितना हुआ, ट्रांसफ़र प्राइस हमने जो रखा है वो 15000 रखा है, इस पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती है, तो इसका 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगा, ये दोनों हमने माइनस किया, तब जाके हमारा प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स। टैक्स हमारा लगता है 40%, ये हमने माइनस किया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारा एक यूनिट का। टोटल यूनिट्स कितनी है 50000, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया 2.25 करोड़, ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्या पूछते हैं, कौन सा मेथड ट्रांसफ़र प्राइसिंग का ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंपनी के लिए। कंपनी की दो डिवीज़न है, इंडियन डिवीज़न, फ्रेंच डिवीज़न, ये टोटल कंपनी है, ये प्लस ये। हम देख लेते हैं एक बार, अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर ट्रांसफ़र किया था तो इंडियन डिवीज़न का प्रॉफिट कितना आया था 0, ऊपर देखा था हमने। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
को हम ट्रांसफ़र प्राइस बनाते हैं तो प्रॉफिट हमारा 0 आया था। और इसका प्रॉफिट कितना आया था फ्रेंच डिवीज़न का 12.60। तो ये दोनों प्रॉफिट हमने लिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं तो इंडियन डिवीज़न का प्रॉफिट 0 रहता है, फ्रेंच डिवीज़न का 12.60 रहता है। तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का कितना है 12.60। अगर हम कंपेरेबल मार्केट प्राइस पर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या सिचुएशन थी देखो। इंडियन डिवीज़न का जो प्रॉफिट आया था वो 9.75 करोड़ था और फ्रेंच डिवीज़न का जो प्रॉफिट आया था वो 2.25 करोड़ था। इन दोनों को ऐड किया, टोटल प्रॉफिट कितना आया सिचुएशन 2 के अंदर। इंडियन डिवीज़न का 9.75, फ्रेंच डिवीज़न का 2.25, 12। प्रॉफिट किस में ज़्यादा है टोटल कंपनी का, इसमें ज़्यादा है ये वाली सिचुएशन के अंदर। तो फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कंपनी के लिए। आंसर इज ए। अब इन्होंने बोला है कि अगर इंडियन डिवीज़न चार्ज कर रही है फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मीन्स 12,000। अब डिवीज़न मैनेजर चाहता है कि हम ट्रांसफ़र प्राइस को 1 रुपये से बढ़ा दें, 12,000 1 रुपया कर दें। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इनकम टैक्स पर। इंडियन डिवीज़न का इनकम टैक्स रेट जो है वो 35% है। अगर 1 रुपये का सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है मीन्स 1 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया है हमारा, 1 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया तो इस पर 35% हमें टैक्स लग जाएगा मीन्स 0.35 रुपीज़ का। तो इफेक्ट क्या आएगा 0.35 रुपीज़ का टैक्स हमारा बढ़ जाएगा। तो देखो इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल बाय 0.35 रुपीज़। यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिक्रीज इन इनकम टैक्स। डिक्रीज क्यों होगा जब हमारी इनकम बढ़ रही है, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, तो टैक्स क्यों डिक्रीज होगा, ये गलत है। नो इम्पैक्ट ये भी गलत है, तो आंसर ये ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे कि अगर इंडियन डिवीज़न ने प्राइस 12,000 1 रुपये कर दिया तो फ्रेंच डिवीज़न के इनकम टैक्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। फ्रेंच डिवीज़न इंडियन डिवीज़न से जब इंपोर्ट करती है तो इसको 15% इम्पोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती है। अगर इंडियन डिवीज़न ने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया मीन्स इसकी इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, इंपोर्ट वैल्यू बढ़ गई तो इंपोर्ट ड्यूटी भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, एक का 15%। 1 रुपये से बढ़ी है ना हमारी इंपोर्ट वैल्यू तो 0.15 हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी। 0.15 इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज 0.15 से। तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी ये तो होने से रहा, तो ये दोनों तो गलत है। अभी आगे देखते हैं इनकम टैक्स पर क्या इम्पैक्ट आता है। जब हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट हमारी कितने से बढ़ेगी 1.15। 1 रुपया तो उसने इंपोर्ट वैल्यू बढ़ाई, 1 रुपया वो बढ़ गई, इंपोर्ट ड्यूटी हमें देनी पड़ी 0.15 की, तो टोटल 1.15 की कॉस्ट हमारी बढ़ गई। इससे क्या होगा हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। कितना टैक्स कम देना पड़ेगा हमें, इसका 40%। हमारा इनकम टैक्स रेट 40% है ना, तो हमें 0.46 रुपीज़ का टैक्स कम देना पड़ेगा मीन्स हमारी टैक्स की बचत हो जाएगी। इंक्रीज इन इनकम टैक्स गलत, डिक्रीज इन इनकम टैक्स कितने रुपए का 0.46। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि ओवरऑल कंपनी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर प्राइस 12,000 1 रुपये कर दिया जाए तो ओवरऑल कंपनी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो जब इन्होंने प्राइस 12,000 1 रुपये किया तो इंडियन कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आया, इंडियन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 1 रुपये से, जिसकी वजह से इनका 0.35 का टैक्स भी बढ़ गया। तो नेट इम्पैक्ट क्या आया प्लस 0.65। 1 रुपये की इनकम बढ़ी, इतना टैक्स में चला गया, नेट इनको मिला प्रॉफिट 0.65। अब फ्रेंच डिवीज़न की अगर बात करें तो इनकी कॉस्ट बढ़ गई थी 1.15 से, इतने की कॉस्ट बढ़ गई, टैक्स की सेविंग हुई 0.46। तो नेट इनकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, ये सेविंग हो गई ये कॉस्ट बढ़ी, तो नेट इफेक्ट आया -0.69। -0.69 यहाँ है, +0.65 यहाँ है, तो ओवरऑल कंपनी के लिए -0.04 4 पैसे का नुकसान हुआ है। तो आंसर ये रहेगा डिक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिट 4 पैसा। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि अगर एक की जगह 1,000 से प्राइस को बढ़ाया जाए, सिंपल सी बात है, एक की जगह 1,000 से बढ़ाया जाएगा तो 4 पैसा मल्टीप्लाई बाय 1,000। 1 रुपये पे 4 पैसे का लॉस होता है ना, तो 1,000 पे कितना कितना होगा 40 का लॉस होगा। इन्होंने क्या बोला क्या इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल प्रॉफिट पर 50,000 मोबाइल पर। तो 40 को 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आ गया 20 लाख आएगा, 20 लाख का प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। आंसर ए। उसके बाद क्या बोलते हैं इंडियन डिवीज़न को ट्रांसफ़र प्राइस इंक्रीज करना चाहिए या नहीं।
अभी देखा तो ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज करने का नतीजा क्या आया, ये देखो 20 लाख का लॉस कंपनी को, तो नहीं करना चाहिए, आंसर इज नो। तो ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है सारा, आप रिवाइज कर लेना एक बार। ओके देन, ऑल द बेस्ट।